अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे, सेफ़ होगे, घर में होगे। 9th के पेपर्स जो हैं अभी नहीं हुए स्टार्ट। फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ गई है, रोल नंबर स्लिप भी और पेंडी बोर्ड वाला है। ठीक है, अभी हम लेंगे 9th का लेक्चर। 9th का जो है वो है 7th चैप्टर का हमने लेक्चर लेना है जी, क्रूएन एंड प्रिवेंशन। आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में ये इंक्लूडेड है, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम स्मार्ट सिलेबस, कोशिश है मेरी कि वो मैं कवर करा दूँ आप लोगों को। तो उसके लिए है हमारे पास है जी क्रूएन एंड प्रिवेंशन। इसमें हमारे पास क्या, सामने आपके पास डायग्राम बनी हुई है। इसमें आपको मतलब क्रूएन क्या होता है, सिंपल अगर क्रूएन की डेफिनेशन देखी जाए तो दैट इज़ ईटिंग अवे ऑफ मेटल, कि कोई भी मेटल है वो खाया जाए, ख़त्म हुआ जाए, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड क्रूएन। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ, वो किसी भी वजह से हो सकता है। कोई वहाँ पे जो है उसकी कोई उसको मॉइस्चर मिल गया हो जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट होगा, वाटर होगा, तो वो फिर सेल बन जाएगा उसके अंदर, एनोड और कैथोड बन जाएंगे, इलेक्ट्रोड उसमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की वजह से वो मेटल करोड होता जाएगा। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं यहाँ पे आयरन की, आयरन जो नॉर्मली हम लोहा जो होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात हम देखते हैं लोहे को अक्सर जंग लग चुका होता है, जंग मतलब रस्टिंग हो चुकी होती है। तो स्पेसिफिकली अगर हम आयरन की बात करेंगे तो उसमें क्रूएन को हम चेंज कर देंगे या कह देंगे क्रूएन इन टर्म्स ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। क्रूएन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग, जिसको कहते हैं जंग लगना। एक लोहा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जंग लगता जा रहा है, वो ख़त्म होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्रूएन का। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आयरन जो है वो करोड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रस्टिंग। इसको अगर हम देख लेंगे, हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें अगर मैं बात करूँ, क्रूएन या जंग लगना लोहे को स्टार्ट होता है सिर्फ मैक्सिमम दो या कह लें दो फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं। एक फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है, एक फैक्टर होता है कहीं से आयरन को डेंट लग जाए, डेंट मतलब कहीं से वो डैमेज हो जाए, कहीं से उसको उसकी सरफेस डैमेज हो जाए और उसके ऊपर जो है वो मॉइस्चर पड़े, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का अटैक हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एक सेल क्रिएट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगी। वो मैं क्या चीज़ें बोल रही हूँ वो हम पढ़ते हैं डिटेल में आके। तो उससे क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ डेंट पड़ जाए या कोई स्टेन वगैरह पड़ जाए। और सेकेंड चीज़ हमारे पास होती है जी मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वेपर्स में कह लूँगी, मॉइस्ट एयर भी कह सकती हूँ। मॉइस्ट एयर में की दो चीज़ें होंगी, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मैं बार बार कह रही हूँ क्रूएन ही होता है, लेकिन क्या है कि अगर हम आयरन की बात करें कि आयरन की क्रूएन हो रही है, आयरन खाया जा रहा है, उसको हम स्पेसिफिकली नाम देंगे रस्टिंग। ये देखते हैं हम एग्जांपल। इस एग्जांपल में देख लें, हमारे पास ये जो बीच वाला एरिया है ये हमारे पास आयरन है। मतलब ये बीच वाला सारा एरिया जो है ना, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास आयरन है। ठीक है, अब आयरन की हमने बात की, अगर कोई डेंट पड़ जाए, इसका ये वाला एरिया इफेक्टेड है, यहाँ पे डेंट पड़ गए, यहाँ से वो डैमेज होगी उसकी लेयर। अब क्या होगा हमारे पास कि आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है जी Fe। ठीक है, फेरम से निकला है। इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है पाया जाता है तो +2 को हम बोलते हैं फेरस, और अगर हमारे पास +3 की स्टेट में पाया जाता है तो उसको बोलेंगे फेरिक। ठीक है, यहाँ पे हम फेरस की बात करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास कि आयरन डैमेज हो चुका हुआ है एक साइड से, तो वहाँ पे उस पर क्या है कि फुली तौर पे वहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है एयर से, और वाटर वेपर जो पाए जा रहे हैं एयर के अंदर, वो दोनों अटैक करेंगे उस पर, और वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? अब मैं बात करती हूँ, ये वाली जो चीज़ है दैट इज़ ऑक्सीडेशन। जब इस साइड पे डेंट पड़ा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, वाटर वेपर्स का अटैक हुआ, ऑक्सीजन का अटैक हुआ। इन दोनों ने क्या किया, इस पर अटैक करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाया। अब ये आयरन है स्पेसिफिकली, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो कन्वर्ट हो गए फेरस में। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एट एनोडिक रीजन। 2 रीजन्स होते हैं, ये मैंने पहले भी डिटेल में बताया था, एनोड एंड कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है,
कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड की साइड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड की साइड पे रिडक्शन होती है, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास क्या हुआ, आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, ऑक्सीडेशन होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रैवल करके जाते हैं उस एरिए में जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मीन टू से वहाँ पे एयर उसके साथ बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन उसको मिल रही है। और मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर है, वाटर है, तो वाटर इसके साथ इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये रिएक्शन होता है, ये होता है कैथोड पे, और ये इसको कहेंगे रिडक्शन, कि ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से हाइड्रोजन आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देंगे और फिर वाटर बना देंगे। वो हमारे पास क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर मेकिंग दी रस्टिंग या फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेयर ऊपर से खाती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी और बदले में आखिर में हमारे पास क्या होगा, लोहा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और रस्ट का जो फॉर्मूला दैट इज़ Fe2O3, H2O कौन सा होगा, जो वाटर ये बन जाएगा, ये वाला वाटर बन जाएगा, Fe2O3 ये है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसका ऑक्साइड बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड, और साथ में वाटर बन जाएगा। तो दैट इज़ अ रस्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ऑन दी आयरन, ठीक है। अब इसके अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखूँ तो ओवरऑल इक्वेशन की सिंपल ये होती है, मतलब ओवरऑल के ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हो रही है एनोड और कैथोड पे, इनको मैं सम अप कर रही हूँ, ठीक है। Fe के साथ मैं लिख देती हूँ ऑक्सीजन, इसके साथ मेरे पास जाएगा 4H पॉजिटिव और साथ में इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रही, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वो कर रहे हैं। तो बदले में मेरे पास क्या चीज़ इसमें बन जाती है, बदले में बन जाएगी जी Fe2O3, ठीक है, या सिंपल मैं कह लूँ कि Fe+2 बन रहा है, ठीक है। साथ में मेरे पास बन रहा है वाटर। इसी को फर्दर अगर हम लेके चलें तो हमारे पास बन जाएगा Fe2O3 और वाटर यहाँ पे मैं n भी कर सकती हूँ, n मतलब जितने मर्जी नंबर ऑफ वाटर इसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड दी रस्ट। तो ये रस्ट बन जाएगा बाय द अटैक ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम एयर विच गिव दी रस्ट, जो आप देखते हो रेडिश से कलर का होता है और लोहा खाता जाता ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी हमारे पास, आपने इसमें क्या करना है, डायग्राम देखनी है, डायग्राम के बाद आपने बताना है कि कोरोजन क्या होती है, ईटिंग अवे ऑफ मेटल। फिर अगर हम स्पेसिफिकली आयरन की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे जी रस्टिंग। इसके लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है डेंट्स या स्टेन अगर लग जाता है, सेकेंडली हमारे पास वेपर मॉइस्ट एयर होगी, तब ये जो है रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देन आपको डायग्राम पता होनी चाहिए। फिर अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दो। ये आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है इन द सेंस कि आपकी डायग्राम में सारा एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। अगर आप डायग्राम भी कर लो तो थ्योरी में आप खुद से लिख सकते हो। देन ओवरऑल इक्वेशन आएगी। ओवरऑल इक्वेशन में हमारे पास इसको बोलेंगे कि ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एट अ टाइम होते हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो कोरोजन का प्रोसेस है दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ टाइम इन द सेम प्लेस है। तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो ओवरऑल इक्वेशन मैंने लिख दी, बता दिया मेरे पास जो है वो रस्ट बन रहा है। अच्छा, अब ये तो प्रोसेस समझ आ जाता है, अभी कोरोजन हो रही है और उसकी प्रिवेंशन हो रही है। तो अब कोरोजन तो हो रही है, अब हमने आगे क्या टॉपिक है जी, प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो आपकी बुक में मेंशन की हुई है 3-4 चीज़ें। उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा जी, अब हम बात करते हैं जी प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में हमने बात करनी है कि हमने आयरन को कैसे प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दी रस्टिंग, मतलब उस पर जो है वो मॉइस्चर अटैक ना करे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अटैक ना करे। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आ जाएगा कि रिमूवल ऑफ स्टेन। अगर कोई स्टेन लगा हुआ है, मतलब उसके ऊपर कोई दाग लग गया है, कोई धब्बा लग गया, तो उसको ख़त्म करना है तो कैसे हम करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिमूवल ऑफ स्टेन। स्टेन में ये होता है कि उसमें कोई ना कोई केमिकल होगा, जब उस पर लगेगा आयरन पे तो क्या होगा जी कि उस पर कोई भी चीज़ आसानी से आकर अटैक कर सकती है। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी होगी वो क्या करेंगे कि अगर ये लोहे का पीस है, आयरन है, इस पर कोई स्टेन लग गया तो उसको आराम से किसी तरीके से साफ़ कर देना चाहिए। ठीक हो गया जी। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं जी, इसमें आ जाएगा हमारे पास पेंट्स एंड ग्रीजिंग।
लोहे के ऊपर आप पेंट कर दो। यूजुअली अगर आप किसी भी लोहार की दुकान पे जाओ या मतलब जहाँ पे आयरन वगैरह स्टील वगैरह बिक रहा होता है, तो उन्होंने जो उनके पास आयरन पड़ा होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, उसके ऊपर उन्होंने रेड से कलर का गंदा सा पेंट कर दिया होता है, जिससे क्या होगा, उन पर मॉइस्चर अटैक करके उस आयरन को ख़त्म ना करे। तो आप पेंट कर सकते हो, ग्रीस कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, जिसपे उसका कॉन्टैक्ट एयर के साथ ख़त्म हो जाए काफ़ी हद तक। ठीक है जी। फिर अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे अलॉइंग की। अलॉइंग क्या चीज़ होती है? एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ, मतलब ये ए मेटल है, ये बी मेटल है, इन दोनों को मिलाकर इससे सी एक चीज़ बना दी जाए जो प्राइस में, वैल्यू में, क्वालिटी में जिन चीज़ों से बनाई गई उनसे बेहतर हो। मतलब दो इन्फीरियर, दो कमतर मेटल्स को लेकर एक अच्छा वाला उसे कंपाउंड बना लिया जाए, अच्छा वाला मटेरियल बना लिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड अलॉइंग। जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगी स्टील की। ठीक है, स्टील जो है वो आयरन से बनाया जाता है, इसमें कॉपर काफ़ी हद तक डला होता है। तो ये चीज़ें मिक्सचर करके, होमोजीनियस मिक्सचर करके एक नई चीज़ बना दी जाए तो वो वैल्यू में, क्वांटिटी में बड़ी होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी की, स्टील की बात कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील जो है हमारे पास बनता है निकल, क्रोमियम और आयरन से। ठीक है, ये तीन चीज़ें मिलाकर हमें बना के देती हैं स्टेनलेस स्टील, जो बहुत नॉर्मली आजकल यूज़ किया जा रहा है दरवाजे बनाने में या बहुत सारे ग्रिल्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें मस्ट नहीं है कि सिर्फ मेटल के साथ मेटल ही हो सकता है मेटल के साथ हम नॉन मेटल भी यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ें मिलाकर मतलब एक सुपीरियर चीज़ बनाई जाए जो वैल्यू और क्वालिटी में बेटर हो अपने बनाने में से, दैट इज़ कॉल्ड दी अलॉइंग। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा जी, हम क्या करें उसके ऊपर, हम ये कर दें कि उसके ऊपर मेटालिक कोटिंग कर दें। अब मेटालिक कोटिंग क्या चीज़ है? मतलब एक मेटल है उसके ऊपर हम फर्दर मेटल की कोटिंग कर दें, मतलब उसके ऊपर एक लेयर बनवा दें किसी भी मेटल की। यूजुअली जो किया जाता है वो किया जाता है टिन, जिंक, या आप कह लो इसके अलावा आपके पास जो है वो जिंक टिन होता है और उस क्रोमियम होती है। तो मतलब ये ज़्यादा यूजुअली जो आपकी बुक में मेंशन की हुई है, ये दो मेंशन किए हुए हैं कि टिन और जिंक को जो है वो हम कोट कर देते हैं उसके ऊपर। वो कैसे किया जाता है? अगर हम पहले जिंक की बात करते हैं तो जिंक कोटिंग में ये होता है कि हमने आयरन की शीट लेनी है जिस पे हमने कोटिंग करनी है, उसको हम डिप कर देंगे सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में? जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में उसको हमने डिप कर देना है। ठीक है, जिंक क्लोराइड का मतलब ये हमारे पास बड़ा सा टब है, इसमें जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने ये आयरन शीट को डिप कर देना है। जिससे क्या होगा, डिप किया, डिप करने के बाद निकाला, निकालने के बाद उसे क्या किया कि हॉट रोलर्स होंगे मोल्टन जिंक के, उसके ऊपर क्या करेंगे, मतलब उसके जो मोल्टन जिंक होगी और उसके ऊपर से हम उस आयरन शीट को पास करवाएंगे उसके अंदर से। तो उसमें क्या होगा कि जब उसमें से पास होके आ जाएगी फिर उसको हम एयर कूल्ड करेंगे। एयर कूल्ड से क्या होगा, वो मतलब उसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो ड्राई हो जाएगी और उसके साथ लग जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि जब उसके ऊपर लग जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये कितनी हद तक इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो जिंक कोटिंग का बनिस्बत टिन के बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो क्या करता है कि अगर आयरन कहीं से डैमेज हो भी जाता है या जिंक कोटिंग कहीं से डैमेज हो भी जाती है, फिर भी वो आयरन को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट क्रोजन। वो खुद ख़राब ख़त्म हो जाती है लेकिन आयरन को ख़त्म नहीं होने देती है। ऐसी क्रोजन को हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल क्रोजन, मतलब सेक्रीफाइस कर देता है जिंक अपने आप को फॉर दी आयरन। मतलब उसका काम था कि उसने कोट करना है अपने आप को आयरन के। जब आयरन के ऊपर कोट हो जाएगा, अगर हमारे पास क्या हो, जिंक की कोटिंग कहीं से डैमेज हो भी जाती है तब भी हमारे पास जो है जो आयरन है वो प्रोटेक्ट रहेगा अगेंस्ट जिंक। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टिन की, तो टिन में हमारे पास क्या होता है, टिन ये ऐसा होता है कि टिन में ये इशू होता है कि टिन की अगर कोटिंग डैमेज हो जाती है, ठीक है, टिन की कोटिंग अगर डैमेज हो जाती है तो टिन कोटिंग में ये पहली हमने पढ़ी जिंक कोटिंग, सेकंड हमने पढ़ ली टिन कोटिंग। ये मैं बात कर रही हूँ मेटालिक कोटिंग की। ठीक है, टिन कोटिंग में क्या है कि ये आयरन शीट है,
उसको हमने सोल्यूशन में डिप किया, किसके सोल्यूशन में हमने डिप करना है, उसको हमने क्या करना है, मोल्टन टिन के अंदर डिप करना है और हॉट रोलर्स में से पास कर देना है ताकि वो ड्राई हो जाए। अब वो जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि वो उसके ऊपर एक लेयर चिपक सी जाएगी, जिसे हम पेंट की लेयर होती है दीवारों पर चिपका दी जाती है, या पेंट करने से चिपक जाती है। अब क्या होता है कि जब टिन कोटिंग बिलफर्ज, ये टिन है, ठीक है, इसके ऊपर सॉरी आयरन है, उसके ऊपर हमने टिन की कोटिंग कर दी। अगर बिलफर्ज कहीं से टिन की कोटिंग डैमेज हो जाती है, मतलब कहीं से उसकी लेयर उखड़ जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश होगा। उससे क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होगा और एट द एंड हमारे पास जो आयरन होगा वो ज़्यादा डैमेज होगा बनिस्बत प्योर आयरन की। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, आपके लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी फॉर योर वैसे ही आप तैयार कर सकते हो कि इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो आयरन का मतलब दो लोहे के पीस हैं, आयरन की शीट्स हैं, एक बिल्कुल प्योर फॉर्म है, मतलब उसमें कोई अपने कोट वगैरह नहीं कि जो आयरन है स्पेसिफिकली वही है, और एक वो है जिसके ऊपर आपने कोटिंग की हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो कोटिंग वाला आयरन है क्या वो ख़राब जल्दी होता है या जो प्योर आयरन है वो ख़राब होना चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है, ज़हन में आएगा जो प्योर आयरन वो जल्दी ख़राब हो, लेकिन क्या होता है, प्योर आयरन जल्दी ख़राब नहीं होता, जो ख़राब होता है वो होता है कोटिंग वाला। एक के ऊपर एक लेयर लगी हुई है, जब वो डैमेज हो जाती है तो वो क्या करेगी, वो सर्व करेगी ऐसा कैथोड एनोड के तौर में, इलेक्ट्रोड एक वो बनेगी, एक आयरन बनेगी जो डैमेज हुआ हुआ, तो उससे क्या होगा, वो गैल्वेनिक सेल स्टैब्लिश हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी और जल्दी से जल्दी वो आयरन ख़त्म हो जाएगा बनिस्बत प्योर आयरन के जिस पे कोई लेयर नहीं लगी हुई। वो डायरेक्ट जो है वो मॉइस्चर से कांटेक्ट में, अगर उसके वो स्लो डिग्रेड होगा बनिस्बत उस आयरन के जिस पे कोटिंग हुई हुई है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सैक्रिफिशियल कोरोनिक, ये आप लोगों के लेवल में नहीं है, सेकेंड ईयर में है, लेकिन वैसे ही आप लोगों के याद आने के लिए याद कर रख लो, आप आगे काम आएगा। तो यहाँ तक हमने जो दो चीज़ें पढ़ी हैं कि क्रूयन और क्रूयन पहले पढ़ ली, फिर प्रिवेंशन पढ़ी। प्रिवेंशन के लिए अगर हम बात करें मेटालिक कोटिंग की तो ये दो तरह की होती है। हमने जो आज अभी तक पढ़ी है जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग, ये फिज़िकल मेथड है बेटा। फिज़िकल मेथड क्या मतलब कि इसमें हमने कोई जो है वो केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़े या कोई केमिकल रिएक्शन होता नहीं है, बस इसमें क्या है कि सिंपल टिन कोटिंग और जिंक कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, ये होते हैं फिज़िकल मेथड। ठीक है, ये दोनों हमने पढ़े हैं फिज़िकल मेथड। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ेंगे या केमिकल मेथड्स पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने केमिकली कैसे जो है आयरन को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट क्रूयन। यहाँ तक कोई बात पूछनी हुई तो ज़रूर पूछेगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।